प्रणाम। समय चक्र यात्रा 2 जनवरी 2023। अन्यानी सभ्यता यानी भूतकाल से लेकर के और ऐशो सभ्यता यानी भविष्यकाल तक 1995 फरवरी 1995 से ट्रांजिशन शुरू हुआ था अन्यानी सभ्यता से ऐशो सभ्यता की तरफ, और जो पूरा हुआ 30 मार्च 2006 को। और ऐशो सभ्यता, और अब ऐशो सभ्यता चल रही है और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और कुछ डिस्कशंस, चर्चालय, बहुत सारी बातें चलती रहती है। बहुत सारे चर्चालय बने हुए हैं जहां पर ये चर्चा चलती है कि ऐशो समाज, ऐशो सभ्यता क्या है, यानी अन्यानी सभ्यता क्या थी। पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्यानी सभ्यता क्या थी। तो ऐशो सभ्यता की वैसे नींव, जो बीज डाल दिया था, वो कृष्ण ने गीता को गाकर डाल दिया था। जब उन्होंने गीता सुनाई थी तो समझो कि आप ऐशो सभ्यता का बीज डाला जा रहा था, क्योंकि महाभारत में सर्वनाश हुआ था। ये बात तो सब जानते ही हैं कि महाभारत में सर्वनाश हुआ था। उस सर्वनाश में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? क्या आप सोच सकते हैं कि नुकसान किसको हुआ सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ स्त्रियों को, फीमेल्स को, औरतों को, लड़कियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब कमाल है, ये कैसे पता लगे कि जबकि लड़ाई हुई, सारे पुरुषों ने लड़ाई करी, हर तरह का वीर उसमें इन्वॉल्व था, पर नुकसान सबसे ज्यादा नारियों को हुआ। ये क्या बेतुकी सी बात है ना? बेतुकी सी बात। पर जो जाने वाला है वो तो चला गया, लेकिन जो बच जाता है उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, इसके बारे में सोचो, समझकर देखो जरा। कि कष्ट तो चलो वो याद है, क्या याद रह जाएगी उसको, लेकिन बाकी जीवन जो बिताना है, बाकी जीवन का क्या होगा? क्या वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएगा जो बचा है? सुसाइड करना तो अपने हाथ में है नहीं। तो एक बड़ा, और वैसे भी अधर्म है सुसाइड करना, तो एक प्रकृति के खिलाफ है, प्रकृति के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। तो जो बचे लोग हैं, बच्चे, और ज्यादातर बच्ची तो स्त्रियां, या नेचुरली पुरुष जब लड़ाई में मारे गए तो बचा कौन? स्त्रियां ही तो बची। और उसको समझना है तो इसी तरीके से समझ लो कि जो बहुत सारी, जब स्त्रियां विधवा हो गई तो उन्होंने कहा कि अब हमें कौन पूछेगा। खासकर वो जरासंध की अरेस्ट की हुई, जो जरासंध की पत्नियां थी, कह सकते हो, क्या कहूं, मेरे को शब्द नहीं मेरे को पता। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण अब हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे जिएंगी? वहां तो हमें खाना वाना मिल जाता था, हम रह लेते थे, हमारी दिनचर्या चल रही थी, परंतु अब हमारा क्या होगा? तो कृष्ण ने कहा कि अगर चाहो तो मेरा नाम आप यूज कर सकती हो, उपयोग कर सकती हो सहारे के लिए। पति विवाह नहीं किया उन्होंने किसी से भी, और ऑप्शन दे दी कि अगर आप चाहो तो मेरा नाम यूज कर सकती हो। भगवान का नाम तो सारे ही यूज करते हैं, पर कृष्ण ने उनको स्पेसिफिकली कहा क्योंकि उनका सवाल था, उनको जवाब देना था। कृष्ण तो हर एक को आंसरेबल है, भगवान जी तो सबको जवाब दे हैं, पर कंडीशन है कि आपकी योग्यता होनी चाहिए। उतनी योग्यता हो तो आप, भगवान जी आपको जवाब देंगे ही देंगे। हर वो देवता जो जिस काम के लिए बना है आपको वो चीज देगा ही देगा, प्रोवाइडेड आपकी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, संभालने की शक्ति है, देगा ही देगा। कोई हल नहीं है उसके पास, कोई हल नहीं है। आपके पास सारे हल है,
इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसका उपयोग करो। पर जब उपयोग की बात आती है तो उपयोग के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। और एक डर यह बैठा है कि अगर मान लो हमने बहुत तपस्या कर ली, बहुत ज्यादा सीख लिया, तो महाभारत हो जाएगी। अरे भाई, महाभारत करने के लिए सीखना और ना सीखना से महाभारत कैसे कनेक्टेड हुई? पर गलतफहमी बैठी है लोगों को, तो अब क्या कर सकते हैं? कृष्ण की 16,000 पत्नियां बताते हैं। अब गलतफहमी बैठी है तो उसका हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? कोई हल, वो गलतफहमी, वो कहते हैं कि वहम का इलाज किसी के पास नहीं है। अगर गलतफहमी बैठ गई दिमाग में, अब उसको तो तुम्हें अपने आप ही ठीक करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं ठीक कर सकता। दूसरा आपको गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है। वो गलतफहमी बैठी है आपकी, क्योंकि आपकी योग्यता इतनी गिर गई थी कि किसी ने गलतफहमी बिठा दिया आपको। कहते हैं कि इतिहास से बहुत छेड़छाड़ करी गई। नेचुरली छेड़छाड़ करने वाले छेड़छाड़ इसीलिए कर पाए ना, क्योंकि आपकी योग्यता नहीं थी। आप समझ ही नहीं पाए कि इतिहास से छेड़छाड़ करी जा रही है। तो छेड़छाड़ करने वाले ने छेड़छाड़ करी या नहीं करी, आप ये कैसे डिसाइड करोगे जब तक कि आपकी योग्यता नहीं होगी? और जिनकी योग्यता हुई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भी छेड़छाड़ करी गई है। पर अभी भी क्या पब्लिक मानती है इस बात को? क्या सोसाइटी मानती है कि महाभारत हुई थी? क्या रामायण का जो काल, रामायण तो पता नहीं मेरे को, परंतु श्री राम आए थे, रावण थे, कुंभकर्ण थे। ये तो एक फैक्ट है, हिस्ट्री है ये तो। भाई वो ही बात है कि कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे बाबा जी का नाम क्या था, बाबा जी के बाबा जी का नाम क्या था, और बाबा जी के बाबा जी के बाबा जी का नाम क्या था? कुछ पता नहीं। और अगर एक और पीढ़ी पीछे चले जाओ तो उसका तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं होगा। कैसे पता लगेगा? तो हम उसको क्या मानेंगे कि हमारे बाबा जी के बाबा जी के बाबा जी के बाबा जी थे नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो हम नहीं मान सकते ना, या मान सकते हैं? नहीं मान सकते। हमारी एग्जिस्टेंस ही उनकी वजह से है। हमारी एग्जिस्टेंस ही आज उनकी वजह से है। क्या कोई भी हो, कहीं भी हो, इररिस्पेक्टिव। तो श्री राम आए थे, उससे पहले परशुराम भी आए थे, उससे पहले नरसिंह अवतार भी आए थे, उससे पहले वराह भी आए थे, सभी आए थे। ये हिस्ट्री है। हाँ, हमारी जरा वो बहुत फोरसाइटेडनेस जिसको कहते हैं, दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, विजन, वो बहुत पुअर है लगता है मेरे को, कि हम ना 100 साल भी नहीं सोच पाते। अब अगर आने वाली जनरेशन को कहे कि अंग्रेज आए थे हमारे उसमें राज किया उन्होंने, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। और 10 साल बाद तो बिल्कुल नहीं मानेगा। जो 10 साल बाद जो जनरेशन आएगी वो तो कभी यकीन भी नहीं करेगा कि अंग्रेज आए थे हमारे यहां पर। करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जो आज की तारीख में दिखाई दे रही है, वो प्रॉस्पेरिटी उसको दिखेगी, और अंग्रेजों के टाइम की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम की दिखेगी, तो कोई मानेगा ही नहीं कि अंग्रेज आए थे हमारे यहां पर और हम कभी गरीब भी थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत सोने की चिड़िया आज भी दिखाई दे रही है। आप सोचो कि आपको पता है कि अब भारत सोने की चिड़िया आज दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? आज तो बल्कि सोने के महल दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका तो छोटी सी थी, और सोने के महल की परिभाषा आपको नहीं समझ आती हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सोने के महल का मतलब, अगर आपने खंबा सोने का, मेटल का बना देख लिया तो वो बेकार है। वो सोने का खंबा बेकार है। जो आयरन पिलर जो लगा, लोहा जो है सोने से महंगा होता है, पता है आपको? लोहा सोने से महंगा होता है। क्यों? क्योंकि सोना तो प्रकृति देती है और लोहा मैनमेड है। कुतुब मीनार चले जाओ, देख लो, पता लग जाएगा।
और सोना, सोना तो प्रकृति देती है, उसमें आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और प्रकृति तो बहुत कुछ देती रहती है, प्रकृति तो दुनिया भर की चीजें देती है। पर समस्या यहां पे गेम यह है कि हमें लेना क्या है। हमें यह नहीं पता कि हमें लेना क्या है। हमें बताया ही नहीं किसी ने कि हमें लेना क्या है। हमें सिखाया ही नहीं किसी ने हमें लेना क्या है। क्यों? क्योंकि जो सिखाने वाले थे उनको ही नहीं पता बेचारों को कि लेना क्या था। ऋषि मुनि महर्षि सप्तऋषि इतने सारे हुए, इतनी सारी चीजें बता करके गए हैं वो, पर पता ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री से छेड़छाड़ करी गई है। वे छेड़छाड़ करी गई तो वो ऋषि मुनियों के बारे में आज कैसे जानकारी है? 4 वेद कब लिखे गए थे? 4 वेद कब लिखे गए थे? और सारे वेदों पे रिसर्च कर रहे हैं। मतलब इमेजिन, सारे वेदों पे ही रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत गरीब था। वेद तो भारत ने दिए थे, संस्कृत में लिखे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, ये आप समझे। तो 10 लाख साल पहले वेद लिखे गए थे, तो 10 लाख साल पहले की हिस्ट्री तो वेद 10 लाख साल पहले लिखे गए थे, तो 10 लाख साल की हिस्ट्री तो भारत की हो ही गई। इतनी दूर और मतलब और कहां जाओगे? 10 लाख साल तक तो पीछे चले गए आप। तो आप मतलब इमेजिन कि लोग यहां पर सीखने के लिए आए थे, समझने के लिए आए थे या लूटने के लिए आए थे? अगर बाहर से लोग आए थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब से कहा जाता था भैया? वेदों की जानकारी दी इसलिए कहा जाता था। इसलिए नहीं कहा जाता था कि सोना लगा हुआ है, सोने का मंदिर बना हुआ है, सोने का पहाड़ बना हुआ है। इसके लिए सोने की चिड़िया नहीं कहलाती थी। सोना कहते हैं ज्ञान को, सोना मेटल को नहीं कहते, सोना कहते हैं ज्ञान को। फिजियो वर्चुअल ग्लोब पूरा का पूरा भारत ने ही दिया, पूरा का पूरा। फिजियो वर्चुअल ग्लोब सारी जानकारी भारत ने दी। अच्छा चलो, अन्याली सभ्यता की जानकारी किसने दी? प्री ब्रह्मा पीरियड, जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उससे पहले का पीरियड, उससे पहले की काल, अन्याली सभ्यता अब तक चल रही थी। 1995 से ट्रांजिशन शुरू हुआ है, बदलना। और एशो सिविलाइजेशन आ चुकी है, लोगों को पता ही नहीं है कि एशो सिविलाइजेशन शुरू हो चुकी है 2006, 30 मार्च 2006 से। क्या आपको पता है? कितने लोग जानते होंगे इस बात को? मुझे नहीं पता वैसे कितने लोग जानते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो। मैंने कभी गणित नहीं किया, मैंने कभी पूछा नहीं किसी से कि आप एशो सभ्यता आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, जिस पे आप रह रहे हो। डिजिटल वर्ल्ड सुना है आपने? आपको पता है डिजिटल वर्ल्ड किसने दिया? डिजिटल वर्ल्ड दिया था कृष्ण ने। 16 कला, 16 क्या है? डिजिटल वर्ल्ड की फाउंडेशन। सारी कंप्यूटर इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल कंट्रोल्स हेक्सा पर हैं, हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल सिस्टम कृष्ण का दिया हुआ है। आपको ये हिस्ट्री की मैनिपुलेशन अगर आप कहते हैं तो ये है हिस्ट्री की मैनिपुलेशन, कि ये नहीं बताया किसी ने कि हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो कृष्ण का दिया हुआ है। वो पहले फुट पाउंड सिस्टम चला करता था, वो किसका दिया हुआ है? श्री राम का दिया हुआ है। 12 कला युक्त थे राम जी। सोचो तो फुट का जो सिस्टम है, 12 का जो सिस्टम है, वो उनका दिया हुआ है। तो अब वो कितना पुराना होगा? राम जी को आप मान लो कितने पुराने हैं, वो उस हिसाब से देख लो आप। मैं इसमें क्या कहूं, मेरे को कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि रामायण मैंने तो नहीं पढ़ी है इतनी। मैं तो रामायण का ज्ञान को बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। रामायण में क्या लिखा है या महाभारत में क्या लिखा है वो मेरे को नहीं आता पढ़ना, ना मैंने पढ़ा। परंतु क्या हिस्ट्री में क्या हुआ, समय पे, समय यात्रा की बात कर रहे हैं हम लोग, समय की यात्रा कर रहे हैं।
तो हिस्ट्री में क्या हुआ वो तकरीबन तकरीबन समझ में आता है, पर हिस्ट्री का आप मतलब 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, 5 लाख साल, 10 लाख साल, हिस्ट्री किसको कहोगे ये बताओ आप मेरे को। पहले तो सबसे पहले ये समझो कि हिस्ट्री कहोगे किसको आप। विक्रमादित्य कैलेंडर अवेलेबल है, कब से अवेलेबल है? उससे पहले क्या था? विक्रमादित्य कैलेंडर से पहले भी कोई टाइम सिस्टम तो रहा होगा। उससे पहले क्या था? मथुरा में एक बहुत पुरानी वेदशाला थी, समय की वेदशाला, जिसमें समय की गणना की जाती थी, काल गणना। काल जो है ना मृत्यु से जोड़ दिया, पता नहीं काल को मृत्यु से क्यों जोड़ दिया। काल गणना, उज्जैन भी उज्जैन जो है काल गणना का मूल है, आधार है, मूलाधार है। पर वो गणित शुरू कहां से हुआ? आधार उज्जैन है पर गणित वहां से नहीं शुरू हुआ, ये भी आप समझ लो बात को। पता नहीं आप दोनों चीजों में फर्क समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि उज्जैन जो है काल गणना का आधार है, फाउंडेशन है, नींव है, परंतु गणित वहां नहीं हुआ। गणित कहां हुआ? मथुरा में। गणित हुआ मथुरा में। महाभारत काल की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले भी गणित था। राम जी के टाइम पर भी गणित था, उससे पहले भी गणित था। क्यों? गणित के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो गणित तो शुरू से रहा है। आप अगर बात को समझो तो समझने की बात है, करना है इसमें, मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं भाई, इसमें तो कुछ आर्ग्यूमेंट करने वाली चीज ही नहीं रही। मैं जीवित हूं तो मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं बोलता क्या हूं वो सत्य हो या ना हो वो नहीं कह सकता मैं, पर मैं सत्य हूं क्योंकि मैं जीवित हूं। और अगर मैं सत्य हूं तो मुझे संसार सुंदर तो लगना ही चाहिए। पोल्यूशन कहां से आ गया बीच में? पोल्यूशन आया कंफ्यूजन की वजह से। हम तो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, हमें तो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाते हैं। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है? कि आप जितना खाओ सारा का सारा यूज कर लो, 100% यूटिलिटी। जितना खाओ उतना यूज, नो वेस्ट प्रोड्यूस। नो वेस्ट प्रोड्यूस। हम लोग जो है पहले पोल्यूशन गिनते थे पेट्रोल या डीजल की वजह से, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं, तो क्या पोल्यूशन कम हो जाएगा? फर्क तो पड़ेगा। पर अगर हम अपना पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करना कम कर दें, यानी जीरो वेस्ट पर आ जाएं, फिर देखो आप कमाल। आप जीरो वेस्ट पर आ जाओ तो फिर पोल्यूशन कहां रह जाएगा देख लो आप, रह ही नहीं सकता। कैसे रह जाएगा? तो पोल्यूशन फ्री जिंदगी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग फ्री जिंदगी चाहिए, तो भैया अपना कंट्रीब्यूशन जीरो करो। जीरो नहीं कर सकते तो रिड्यूस तो करो, कम तो करो उसको। व्रत रखने से कम नहीं होता है वेस्टेज, वेस्टेज कम होता है आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने से। और सबसे पहले मतलब कमाल है वैसे कि आप छोटी छोटी चीजें भी समझती हैं कि मैं कुछ रह गया, गलती रह गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिखाने वाले में कोई गलती है। सीखने वाले में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बेचारा सीख रहा है या सीख रही है, तो सिखाने वाले में कहीं ना कहीं गलती है। हम खाना तो 2-3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, बहुत ही हद होगी तो 5 बार खा लेंगे, लेकिन सांस हम हर समय लेते हैं।
हर समय, एवरी मोमेंट, आवर हार्ट बीट हर समय चलती है, हर समय चलती रहती है। मरने तक, पेट में आने से लेके मरने तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। दुनिया में आने से लेकर मरने, दुनिया के जाने तक सांस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो सबसे पहले आप लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाओ। लंग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाओगे तो वो आपकी पोल्यूशन को कम करना शुरू करेगा। वो कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है, मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है, इसका उपयोग करो। तो लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ाने का जो पॉसिबिलिटी है, जो सिस्टम है, जो भी समझना है, करना है, वो सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है। और आप करके देखो, अगर आप अपने लंग्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हो तो गारंटी है कि पोल्यूशन कम होना शुरू हो जाएगा। पक्की बात है। और ये ग्लोबल वार्मिंग की कॉन्फ्रेंसेस में डिस्प्ले किया गया है, डेमोस्ट्रेट किया गया है, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की टीम द्वारा। और वो भी विज्ञान भवन जैसी जगह पर, इंडियन हैबिटेट सेंटर जैसी जगह पर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली ये क्या है, यहां पर कुछ तो है, इंडियन हैबिटेट सेंटर के सामने कुछ है, कोई क्लब है, एक ऐसी बड़ा सा सेंटर है। खैर जो भी है, मेरा मतलब है कि बड़ी बड़ी जगहों पर ये डेमोस्ट्रेट किया गया, इंस्टीट्यूशंस में, एनआईडी टाइप के इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रीज, बहुत जगह पर। और 5000 कैंप किए गए हैं मेजरमेंट के कि अभी आपकी लंग्स की एफिशिएंसी कितनी है। डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी डेवलप की गई है प्राणवाच के आधार पर, प्राणवाच टेक्नोलॉजी का आधार लेकर के, और डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिससे आपकी लंग्स की एफिशिएंसी मेजर हो जाती है। एफिशिएंसी कि अभी आपके कितने एफिशिएंट है लंग्स। पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर है उसने 10 कैंप करवाए थे दिल्ली के अंदर, 10 मेरे ख्याल से कराए होंगे, 8 या 10 कुछ तो था नंबर। पूरा 1 या सवा महीना चली थी उनकी वो एक्सरसाइज। तो बहुत ही लंग्स की एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लंग्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। फिर आप अपने पेट की डाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करें, मेजरेबल है वो भी शंख टेक्नोलॉजी से। तो क्योंकि पेट की एफिशिएंसी आप पहले वो नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट इंप्रूव नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपकी लंग्स की एफिशिएंसी इंप्रूव्ड होनी चाहिए, एक लेवल क्रॉस होना चाहिए। 250 शंख यूनिट है उसकी, तो 250 शंख की वैल्यू से ज्यादा होगी अगर आपकी वैल्यू लंग्स की एफिशिएंसी, तब आप अपने पेट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो फायदा होगा। क्योंकि लंग्स की एफिशिएंसी जब इंप्रूव होगी तो आपके हार्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जब हार्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जब आपके ब्रेन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो फिर आपकी डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगा। चौथे स्टेप पर आता है डाइजेशन सिस्टम आपका, और यह सीक्वेंस है, लंग्स एफिशिएंसी पहला, दूसरा हार्ट की एफिशिएंसी, तीसरा ब्रेन की एफिशिएंसी, और चौथा पेट की एफिशिएंसी, और पांचवा है रिप्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी। तो ये 5 एफिशिएंसीज आपको इंप्रूव करनी है टू एंश्योर जीरो वेस्टेज।
और अगर आपकी वेस्टेज जीरो हो गई तो पोल्यूशन खत्म हो गया अपने आप ही, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब इमेजिन कि आपने 10 किलो कोई चीज खरीदी और 10 किलो की 10 किलो कंज्यूम हो गई, 100% एफिशिएंसी के साथ अगर कंज्यूम हुई है, तो आप सोचो कि कितना फायदा हुआ आपको, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज की जो गाड़ियां हैं, बेस्ट गाड़ियां, वो मुश्किल से 30% की एफिशिएंसी देती है। बैटरी जो इन्वर्टर में यूज करते हो 70-75% की एफिशिएंसी देती है वो, और बहुत बढ़िया है क्वालिटी तब। और आप जो खा रहे हो और वो वेस्ट में कन्वर्ट जितना कर रहे हो, वो सारी की सारी आपकी एफिशिएंसी को दिखा रहा है। जितनी कम वेस्ट प्रोड्यूस करोगे उतनी ही आपकी एफिशिएंसी अच्छी हुई। ये मोटा मोटा आप गणित समझ लो। तो ये गणित तो शुरू से था, आज नहीं है, शुरू से ये गणितीय आधार था। अगर आप देखो तो ब्रह्मा जी को पानी पर बिठाया गया है, कमल के फूल के ऊपर बैठाया गया है, और चारों तरफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। उसका मतलब क्या है? आपके जो ओशियंस है, समुद्र हैं, वो रिसाइकलिंग के भंडार हैं। पता है आपको? समुद्र का पानी खारा होता है, क्यों? जबकि नदियों का पानी तो खारा नहीं होता, क्योंकि समुद्र रिसाइकलिंग का एक सिस्टम है, नेचर द्वारा बनाया गया, प्रकृति द्वारा। नमक काटता है, समुद्री नमक तो बहुत तेजी से काटता है। तो हर चीज को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। समय की बात है कि किसी को वो 2 दिन लेगा, किसी को 2 घंटे लेगा, किसी को 2 मिनट लेगा, और किसी को 2 साल भी ले सकता है, और किसी को 20 साल भी ले सकता है। वो हो सकता है किसी को 200 साल भी ले। बट इट्स ए परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ नेचर। परफेक्ट रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ नेचर इज गिवन बाय नेचर। समुद्र 2/3 पानी है, समुद्र, ऐसा कहा जाता है। तो आप अंदाजा लगा लें कि रिसाइकलिंग सिस्टम की जरूरत ही कहां है अगर आप वेस्ट प्रोड्यूस ना करें तो। वेस्ट इज द लॉस इन प्रॉफिट्स, डायरेक्ट प्रॉफिट्स। तो आप जो सांस जो वेस्ट फेंक रहे हो, आपकी तो सांस में जितनी अंदर ली उतनी कंज्यूम हो गई। इमेजिन, आप सोचो अगर आपने आधा 1 ग्राम सांस ली, मान लो, चलो 1 ग्राम का से समझ में शायद कम आएगा, 1 किलोग्राम का रेफरेंस लेते हैं। 1 किलो सांस ली आपने, वो सारी की सारी खा गए, निकाली कुछ भी नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आई नहीं, तो आपका तो लॉटरी हो गई आपकी, तो आपने 0 कंट्रीब्यूशन कर दिया। पर क्या यह संभव है? डेफिनेटली संभव तो है। बात कही गई है तो संभव तो है, और करके देख लो ट्राई। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं ट्राई करने में, तो कोशिश करके देख लो। भाई करना क्या है? सांस को कंज्यूम कर लेना है, सारा का सारा अंदर गायब कर देना है। मतलब जितनी ली उतनी खा गए, तो आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एफिशिएंसी, डाइजेशन एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी कि आप इतना सा खाओगे और आपको एनर्जी एनॉर्मस मिलेगी, और आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, किसी भी चीज की। पक्की बात है। सोचकर देखो कि जितनी सांस ली आपने सारी कंज्यूम हो गई, बाहर नहीं निकली। और ये होता है, रिड्यूस होनी शुरू होती है। 250 शंका अगर मेंटेन करते हो तो उसके बाद आपकी जो सांस की जो प्रक्रिया है उसमें आप देखोगे कि लेने का टाइम ज्यादा है और छोड़ने का टाइम कम हो गया।
जबकि गति सेम है, स्पीड सेम है। क्या हुआ कि आपके सेल्स ने सांस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, टैंक बन गए ऑक्सीजन के। तो वो आपके यहां कार्बन कैसे रहने देंगे? कार्बन तो रहेगा ही नहीं, फूंक देंगे, उसको खत्म कर देंगे, वेस्ट को, सारी वेस्ट को खत्म कर देंगे। और डिपॉजिटेड ऑक्सीजन विल बी यूज टू किल दी वेस्ट। सोचो कितना फायदा होगा आपको, आपको कितना फायदा होगा, बाकी को तो छोड़ो। अगर आप अपनी सांस खा जाते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो सारी की सारी। संभव है? कहते थे कि पहले ऋषि मुनि कर पाते होंगे, कुछ करते होंगे, कुछ भैया मैं आज की बात कर रहा हूं। ऐशो सभ्यता शुरू हो चुकी है और ये उसी सभ्यता का अपग्रेडेशन है, डिजिटलाइजेशन है, जो कि ऋषि मुनि यूज करते थे। ऋषि मुनियों के टाइम पे डिजिटल नहीं था, सब कुछ एनालॉग था। अन्यानी सभ्यता में सब कुछ एनालॉग था, डिजिटल नहीं था कुछ भी। और ऐशो सभ्यता में सब कुछ डिजिटल है, एनालॉग नहीं है। हर चीज डिजिटल ही है और कुछ नहीं है। हर चीज, आपकी लाइफ डिजिटल है, आप मरे हो या जिंदा हो, दो ओनली। बीमारी रह नहीं सकती क्योंकि निरोगी काया हो जाएगी। अगर काया निरोगी हो गई तो फिर आप बीमार कब पड़ोगे? और बीमार नहीं पड़ोगे तो फिर तो आप रह ही रहे हो ना। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? समस्या है ही नहीं कुछ भी। और जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का टारगेट है। विज्ञान भवन 2009 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर टॉपिक था। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उसको। तो उसका एकमात्र कारण यह है जीरो एमिशन की तरफ चलना। सोलर सेल यूज करने शुरू किए गए पावर प्लांट्स की जगह पर, एकमात्र कारण जीरो एमिशन। पर अभी जीरो एमिशन की जो टेक्नोलॉजीज है वो इनएफिशिएंट है। प्रॉब्लम यहां है, उनकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है, 15%, 20%। पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है 40%। तो इसलिए पॉपुलर नहीं हो पा रहे। पर पोल्यूशन तो जीरो कर ही देते हैं ना। और हमारा मेन कंसर्न तो पोल्यूशन है। पोल्यूशन को रिसाइकलिंग करना कितना कॉस्टली है, तो उससे तो फिर ये इनएफिशिएंट सिस्टम ज्यादा बेटर है। इनएफिशिएंट सिस्टम ज्यादा बेटर है ना। क्यों? नेचुरल सी बात है कि वो करोगे कैसे? रिसाइकलिंग में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, उससे कहीं कम यूज होगा। अगर आप इनएफिशिएंट सिस्टम में डबल भी कर लो तो कितना होगा? कुछ भी नहीं। पावर प्लांट लगाने में जितने पैसे लगते हैं उससे बहुत कम पैसे लगेंगे आपके ये प्लांट लगाने में, सोलर सेल लगाने में, क्योंकि एफिशिएंसी पुअर है। तो पैसे भी कम लगेंगे, बात तो एक ही है। तो एफिशिएंसी फैक्टर को समझो, एलिजिबिलिटी फैक्टर को समझो। और सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपकी लंग्स की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी शुड बी इंप्रूव योर लंग्स एफिशिएंसी, मेजरेबल थ्रू डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने आपको ऐशो सभ्यता की फाउंडेशन बताई है कि ऐशो सभ्यता का आधार है लंग्स एफिशिएंसी इंप्रूव्ड, देन हार्ट बीट एफिशिएंसी इंप्रूव्ड, डेली इंप्रूवमेंट, एंड देन ब्रेन एफिशिएंसी इंप्रूव्ड, देन डाइजेशन एफिशिएंसी इंप्रूव्ड, देन रिप्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंसी इंप्रूव्ड। फिर देखो आप कमाल, क्या आपकी जिंदगी क्या थी और क्या हो गई। सन्यासी बनने से इतना फायदा नहीं है जितना मन्यासी बनने से है। मन्यासी बनो
तो मन्यासी बनने की जो विधा है वो ऐशो सभ्यता ने दी है, अन्यानी में है ही नहीं। मन्यासी बनने का कोई सिस्टम ही नहीं है, इसमें है। ऐशो सभ्यता में मन्यासी बनने का सिस्टम है। मन्यासी यानी सिंपल, जिसका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव्ड हो, एफिशिएंट हो, जीरो वेस्टेज की तरफ चल रहा हो, ऑलमोस्ट जीरो वेस्ट पे पहुंच गया हो, वो मन्यासी हो गया। मन्यासी का मतलब जिसका मन बेचैन ना हो, सिंपल। जिसका मन जितना ज्यादा बेचैन है उतना ही दुखी। तो जिसका मन बेचैन ना हो, बिल्कुल भी, मिनिमम जीरो हो तो बेस्ट है। जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं हम। तो जितना कम होगा उतना ही आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, पारिवारिक जीवन को एंजॉय कर सकते हो, पारिवारिक प्रदूषण से बच सकते हो, पारिवारिक पर्यावरण को बहुत अच्छा कर सकते हो। नेचुरली आप अगर कंट्रीब्यूट पोल्यूशन को नहीं कर रहे हो, घर के अंदर के वातावरण को आप पोल्यूट नहीं कर रहे हो, तो नेचुरली वातावरण अच्छा हो जाएगा, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। कुछ मतलब इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आप करें। आज 2 जनवरी है, निश्चल वो यज्ञ चल रहा है, ऐशो सभ्यता शुरू हुई है, तो उसका यज्ञ चल रहा है 13 दिन का। मकर संक्रांति पर 13 या 14, जब भी संक्रांति है, संक्रांति पर पूर्णाहुति होगी उसकी। तो आज दूसरा दिन है, कल से शुरू हुआ था। डिक्लेरेशन 31 तारीख को हो गई थी, 30 को हो गई थी शायद, या 31 को हो गई थी, मुझे नहीं पता, आप देख सकते हो। कृष्णेंद्र कथा में समय यात्रा चल रही है। अन्यानी सभ्यता भूतकाल था और ऐशो सभ्यता भविष्य काल है, जो कि शुरू हो चुका है। तो सबका उसमें स्वागत है। सभी इसमें माइग्रेट कर सकते हैं। करेंसी बदलनी होगी और अपनी एफिशिएंसीज, एलिजिबिलिटी को बढ़ाना होगा। एकमात्र रास्ता है उसको पकड़ने का और उस पर चलने का और उसको उपयोग करने का। निश्चल दुनिया, कृष्णेंद्र, ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र की निश्चल दुनिया बन रही है। तो कोशिश करो कि आप भी उसका हिस्सा बन पाओ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय कृष्णेंद्र।